बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, एक बात आप नोट फरमा लीजिए कि ये मौजूदा हुकूमत या मौजूदा सेटअप जो है, ये जितने दिन चले, जितने हफ्ते मज़ीद चले या जितने महीने मज़ीद चले, ये किसी तौर भी दो महाज़ों पे कामयाबी रत्ती बराबर भी हासिल नहीं कर सकता। एक तो सफारतकारी और दूसरा मईशत। उसकी बुनियादी वजह है सफारतकारी के मैदान में तो आपने देख लिया कि शहबाज शरीफ साहब को सफारतकारी के महाज पे जो उन्होंने गुल खिलाए, उसके बाद उनको होटल के पिछले दरवाजे से निकलना पड़ा। क्यों? इसलिए कि अवामी गैज़ व गज़ब का सामना था। सफारतकारों को भी पता है, पूरी दुनिया को इस बात का बखूबी इल्म है कि शहबाज हुकूमत जो है वो किस तरह बरसरे इक़्तिदार आई है, ये सेटअप किस तरह बनाया गया है, ये चूचू का मुरब्बा किस तरह बनाया गया, किस तरह डाला गया है, हर एक को पता है। इसलिए ऐसी हुकूमत की, ऐसे सेटअप की कहीं पर भी सफारतकारी के मैदान में रत्ती बराबर भी गुंजाइश नहीं निकला करती। चे जाए कि जिन मुल्कों को आप से मफाद की तवक्को होती है और मफाद भी वो जो जमहूरी हुकूमत आपको नहीं दे पाती। और दूसरी जो महाज मैंने कहा कि जिस पे कभी भी कामयाब नहीं, वो मईशत है। उसकी भी बुनियादी वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर एक नुमाइंदा हुकूमत मौजूद नहीं है। जहाँ तक सफारतकारी का मामला है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये दिन भी पाकिस्तान को देखना पड़ना था कि अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की जूनियर तरीन सफारतकार ने अपने एड्रेस में बाकायदा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत का है, धांधली ज़्यादा हुकूमत का है, धांधली की बुनियाद पर बनने वाली हुकूमत का है। मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी कभी हिंदुस्तानी सफारतकार ने पाकिस्तान की इस तरह तौहीन की हो, इस तरह तकरीर में पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में इस हद तक मदाखलत की हो। और अब ये पूरी दुनिया को पता है। और मईशत की जहाँ तक बात है तो मईशत के मैदान में भी यही है। अच्छा, मईशत के मैदान में एक तो ख़राबी तो है सो है, दूसरा ये है कि इन हुक्मरानों की नीयत भी मईशत को दुरुस्त करने की नहीं लगती। उसका एक बड़ा सबूत देख लें कि एक दिन पहले मिन्नतें तरले करके पाकिस्तान की आवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ के, पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगी को अजीरन करके हमने जो IMF पैकेज हासिल किया और उसके जो पहली किस्त वसूल हुई पाकिस्तान को, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर, गालिबन 24 घंटे के अंदर अंदर जो सबसे पहला उससे फैज़ तकसीम किया हुकूमत ने, वो शहबाज राना साहब जो सबसे मुस्तनद रिपोर्टर समझे जाते हैं कॉमर्स की दुनिया के, उन्होंने ये इंकशाफ किया। जो पहला फैज़ तकसीम किया, जो कहते हैं कि उसमें कोई गैर कानूनी हरकत बहरहाल नहीं है, लेकिन बहरहाल इस मामले को 2-4 दिन के लिए, कुछ अरसे के लिए मौखर भी किया जा सकता था। वो ये कि शहबाज शरीफ साहब ने उसमें से गालिबन 1-1.5 अरब रुपया जो है वो अपने बेटे सुलेमान शहबाज के IPP को उसके वाजबात में से अदा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझा। इससे पहले कि कोई आवाम को रिलीफ दिया जाता जो कर्ज़ा मिला है, तो उन्हीं खदशात पर बिल्कुल लफ्ज़ बलफ्ज़ और ऐन तवक्कुआत पर पूरा उतरे हैं शहबाज शरीफ साहब कि ये कर्ज़ा जो है अल्लाह तल्लों पे ख़र्च होगा। ये अल्लाह तल्ला इसलिए भी है कि इसमें रूलिंग एलीट को सबसे पहले नवाजा गया है और सबसे पहले उनके वाजबात क्लियर किए गए हैं, जिसमें सुलेमान शहबाज साहब का कोई गालिबन 1-1.5 अरब रुपया भी शामिल है, उनको यानी दिया गया है। यानी कहीं से संजीदगी नज़र नहीं आती। और फिर ये दावा करते हैं, 2 दिन पहले मैं रावलपिंडी वाले MNA साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, हनीफ अब्बासी साहब की, किस कदर जोशो खरोश के साथ कह रहे थे कि मईशत का इलाज है ही हमारे पास, मईशत का इलाज है ही नवाज हुकूमत के पास, शहबाज हुकूमत के पास। क्या मतलब, आप अंदाज़ा करें कि ये लोगों की बॉडी लैंग्वेज है कि ये आवाम के ज़ख्मों पे मरहम रखना चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर ये हरकत ना फरमाते शहबाज शरीफ साहब, जो अपने बेटे के वाजबात सबसे पहले उन्होंने क्लियर किए। मतलब आप कम अज़ कम ये बॉडी लैंग्वेज से तो ये तासुर दें कि आप आवाम के साथ कोई हमदर्दी जताना चाहते हैं, आवाम के ज़ख्मों पे मरहम रखना चाहते हैं, ये तासुर तो दें। बेशक रखें ना, कम अज़ कम तासुर तो दें। आप तो बाकायदा छेड़छाड़ कर रहे हैं आवाम के साथ, और एक आपको मईशत संभालनी आ भी नहीं रही। दावे आप बड़े बड़े कर बैठे हैं,
बंदा कहता है, पुलिस आके पूछती है बंदे से कि तुमने अपने दादे का कत्ल कर दिया। कहता नहीं जी नहीं, कत्ल नहीं मैंने किया अपने दादा का, मैं घर में ही अपने दादा का ऑपरेशन कर रहा था। तो वो कहते हैं कि दादा का ऑपरेशन घर में क्यों कर रहे थे? कहते कैसे कर रहे थे? कहता है जी मैं यूट्यूब से देख देख के अपने दादे का ऑपरेशन कर रहा था। तो कहता है वो मर कैसे गया? कहता है जी मेरा वेज पैकेज ख़त्म हो गया, ऐसे दादाजी गुजर गए। आप लोगों का मियाँ साहब इस वक्त आलम ये है कि आप यूट्यूब देख के, यूट्यूब से फिल्में देख के तो अवाम की सर्जरी कर रहे हैं। ऐसा होगा नहीं। खुदा के लिए थोड़ी सी संजीदगी ज़रूर इख्तियार करें, जिससे ये लगे कि आप आवाम के दुख का, आवाम के दर्द का ठट्ठा नहीं उड़ा रहे। कम अज़ कम ये तासुर तो ज़रूर पैदा कर लें अपनी बॉडी लैंग्वेज में। अच्छा नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैं मुसलसल कहता चला आ रहा था कि 30 सितंबर को अदालत से बड़ी खबर आएगी, और वही हुआ। 63A नज़रसानी केस की आज समाअत थी, और समाअत से पहले चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़त ने सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा दरोदीवार हिला के रख दी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने ख़त में लिखा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जिस नई कमेटी ने बेंच तश्कील दी है, उस कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा मैं नहीं बन सकता। और उन्होंने लिखा है कि जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल की बेंच में शमूलियत जो है वो आर्टिकल 182 की खिलाफ वर्जी है, इसलिए 63A नज़रसानी समाअत के लिए तश्कील करदा बेंच में मौजूदा हालात में मैं शमूलियत से माजरत करता हूँ। उन्होंने साथ एक बड़ी कमाल की बात भी लिखी है। उन्होंने ये भी लिखा है कि मेरी माजरत को केस सुनने से इनकार ना समझा जाए। इत्थे फसाता है उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने सही चोट लगाई है कि मेरी माजरत को केस सुनने से इनकार ना समझा जाए, मेरा ख़त 63A नज़रसानी केस की फ़ाइल का हिस्सा बनाया जाए, बेंच में अदम मौजूदगी को गलत मतलब ना दिया जाए। अपने ख़त में जस्टिस मुनीब ने कहा है कि प्रोसीजर कमेटी के गुज़िश्ता इजलास में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज की सरबराही में जो बेंच तश्कील देने की राय दी है, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अब खुद बेंच के सरबराह कैसे बन गए, क्यों बन गए, इसकी कोई वजूहत सामने नहीं आई। जस्टिस मुनीब ने मज़ीद लिखा है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बेंचेस की तश्कील जो है वो सीनियर जज मंसूर अली शाह साहब ने ख़त में, जिसमें आइनी सवालात उठाए हैं, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जवाब में सीनियर जज को ख़त लिखा, मगर अपने ख़त में आइनी सवालात का जवाब नहीं दिया। ये मैंने उस दिन भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि काजी साहब का जो जवाबी ख़त था उनमें उन्होंने किसी एतराज़ का सही मायनों में कोई जवाब नहीं दिया, इधर उधर की ज़रूर मारी हुई थी। अच्छा, अफसोस की बात है कि चीफ जस्टिस के ख़त पर उन्होंने लिखा कि एक मुहिम चलाई गई। अच्छा नाज़रीन, चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने वही मौक़िफ़ इख्तियार किया है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आने के बाद गुज़िश्ता साल काजी साहब का मौक़िफ़ था। तब काजी साहब का मौक़िफ़ था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत कानून के बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से बनाया गया हर बेंच गैर आइनी है, और आज यही मौक़िफ़ दूसरे जजेस का। तो चीफ जस्टिस काजी साहब जो है वो मान नहीं रहे। अब राय का कहना यह है कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो 63A का फ़ैसला लिखने वाले जज हैं, उनका इस बेंच में शामिल ना होना रूल्स के ख़िलाफ़ है, और उन्होंने ख़ुद को बेंच से अलहदा भी नहीं किया। ऐसे मैंने कहा था, बड़ा बारीक उन्होंने वारदात डाली है इनके साथ, जो आइन के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जो इस वक्त प्रोसीजर कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने तरमीमी ऑर्डिनेंस पे सवाल उठाते हुए इस कमेटी की तश्कील पर भी एतराज़ किया था, इसलिए ये बेंच अब मतनाज़ा हो चुका है, और ऐसे में नया बेंच बनाना मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और काजी साहब की मजबूरी ये है कि वो जस्टिस मुनीब को बेंच से निकाल भी नहीं सकते, उन्हें निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बदलने पड़ेंगे। वैसे तो रूल्स की कितनी अहमियत रह गई है, पिछले 1-1.5 हफ्ते में पूरी कौम ने यह तमाशा देख लिया है कि रूल्स जो है वो इस सेटअप के लिए कितनी अहमियत रखते हैं। और क्योंकि बहरहाल रूल्स बदलने के लिए फुल कोर्ट इजलास बुलाना होगा, जो इसलिए मुमकिन नहीं है कि फुल कोर्ट इजलास हुआ तो वो काजी फ़ाइज़ ईसा के मशकूक जो किरदार है पिछले कुछ अरसे के दौरान, उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख देगा फुल कोर्ट जो है। अच्छा, दूसरी तरफ काजी साहब को बहुत जल्दी है कि वो कल दोबारा इस केस को सुनकर लोटा क्रेसी का रास्ता हमवार करना चाहते हैं ताकि उनको एक्सटेंशन मिल सके। वही लोटा क्रेसी जिसके खिलाफ काजी साहब द ग्रेट
बहुत खूबसूरत जुमले तराशा करते थे और ख़ूबसूरत हवाले तलाशा करते थे, और अब उसी लोटाक्रेसी को वो बाकायदा हवा देने की बल्कि फ़रोग़ देने की कोशिश करेंगे, बल्कि उसी लोटाक्रेसी के गले में हार भी पहनाने की कोशिश करेंगे। अब ज़राए का ये कहना है कि जस्टिस मुनीब अख्तर कानूनी बारीकियाँ जो वो सारी समझते हैं, ना वो बेंच से अलग हुए हैं और ना ही वो बेंच में बैठे हैं, बल्कि उन्होंने बेंच की तश्कील के हवाले से बहुत सीरियस किस्म के नुक्ते उठा दिए। अब देखते हैं कि काजी साहब कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं ज़बरदस्ती करने का। सुप्रीम कोर्ट में बहरहाल तूफ़ान उठ चुका है और काजी साहब के रवैये को देखते हुए लगता नहीं है कि ये तूफ़ान अब थमेगा। कल का दिन इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अच्छा नाज़रीन, पिंडी में तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज जो है वो, जैसा मैंने अर्ज़ किया था, वो गेम चेंजर साबित हो रहा है। इमरान खान की कॉल पर पिंडी के लोगों ने जिस रद्द-ए-अमल का इजहार किया है वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। ख़ुद शायद पीटीआई की लीडरशिप को भी अंदाज़ा नहीं था, और आम ख्याल ये था कि पिंडी के शो में रंग जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले कारकुन भरेंगे, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल उसके बरक्स साबित हुई। पिंडी के लोगों ने हफ्ते की सुबह 8 बजे से ही ऐसे मनाजर पेश किए कि पुलिस और इंतज़ामिया के औसान ख़ता हो गया था। पीटीआई के कारकुन टोलियों की शक्ल में निकले और जगह जगह पे पुलिस के साथ आंख मचोली शुरू हो गई, जो होनी थी, और पुलिस चूँकि इरादा करके आई थी और पुलिस उन कारकुनों को पीछे जाती थी तो ये पिंडी की वो तंग और बारीक गलियों में घुस जाते थे, जहाँ पे पुलिस का जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, और जहाँ पुलिस जाती थी पुलिस खुद घेरे में आ जाती थी। तो आलिया ने, पिंडी ने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया, और पुलिस जब शैलिंग करती थी तो लोगों ने अपने घरों के दरवाजे पीटीआई के कारकुनों के लिए खोल दिए, जहाँ उन्हें शैलिंग से बचने के लिए पानी और नमक फराहम किया जाता था, और अक्सर घरों से कारकुनों को पीने के लिए बाकायदा जैसे पानी की सबीलें लगाई जाती हैं वो इंतज़ाम कर दिया गया था। दोपहर तक पिंडी में तैनात तमाम पुलिस एहलकार जो है वो थक कर निढाल हो चुके थे। अच्छा नाज़रीन, मैं बार बार यही कहता हूँ ना, जब मैं कहता हूँ कि जुल्म की, जबर की फ़िज़ा की एक तबई उम्र होती है, उसमें मैं जब ये बात कहता हूँ तो उसके पीछे मेरी ये एक मंतक भी शामिल होती है कि जो जुल्म और जबर की फ़िज़ा पैदा करने के लिए जिस आप सरकारी मशीनरी का सहारा लेते हैं वो भी तो इंसानों पे मुश्तमिल होती है ना। इंसान थक जाते हैं। अब ये लोग जो ये जबर की फ़िज़ा कायम किए हुए थे, ये इंसान ही हैं, ये अफसरान हैं, ये एहलकार हैं जो थक चुके हैं। पुलिस में अब थकावट के आसार नज़र आना शुरू हो गए। जुल्म कर कर के, छापे मार मार के, ख़वातीन की इज़्ज़तें पामाल कर कर के, इज़्ज़तों का तमाशा बना बना के, गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ कर कर के, जजों के सामने ज़लील हो के, अब ये लोग जो है ये बाकायदा अब इन पे थकावट के आसार वाज़े तौर पे नज़र आना शुरू हो गए। जबकि दूसरी तरफ जो है पीटीआई के कारकुन वो ताज़ा दम हो चुके हैं। एक तवील अरसे के बाद, जुल्म सहने के बाद, उनमें एक ताजगी का अंसर शामिल हो गया, और जब ये पिंडी में पुलिस एहलकार थक के निढाल हो चुके थे, ऐन उस वक्त अली अमीन गंडापुर का काफ़िला अभी मोटरवे पे था। इसलिए हुकूमत के लिए सबसे तशवीशनाक सूरत हाल ये थी कि उनके अंदाज़ों के बिल्कुल बरक्स पिंडी के लोग ही एहतजाज के लिए घरों से निकल आए, उन्होंने ही सारा पिंडी जैम करके रख दिया है। तो इस सारे मामले में ख़ुद हुकूमत की गलती का बड़ा अमल दखल था, जिसने एक रोज़ पहले पूरे पिंडी को कंटेनर से सील करके अमली तौर पर एहतजाज को कामयाब बना दिया था। अच्छा, हुकूमत ने जब पूरे पिंडी को यरगमाल बना दिया तो उस पर भी लोगों ने फिर खौफनाक किस्म का रद्द अमल दिया। अब देखिए कि पिंडी के बाद गुज़िश्ता रोज़ कराची के लोगों ने भी मसलियत को, बुज़दिली को, सब चीज़ों को एक तरफ रख के गुज़िश्ता रोज़ इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी रैली निकाली कि ख़ुद तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत भी खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गई। हज़ारों की तादाद में पीटीआई के कारकुन पूरे कराची का चक्कर लगाते रहे। अच्छा, इस ज़मन में फिर पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ हाथ कर दिया। वादा किया था कि जी हम मुजाहिरीन को कराची में रोकेंगे, लेकिन मुराद अली शाह हुकूमत, मेरा ख्याल है उसकी सताइश की जानी चाहिए, उसने रैली की राह में कोई रुकावट खड़ी नहीं की, और सिंध हुकूमत के
इस तर्ज़ अमल ने बहरहाल फिर पंजाब हुकूमत को भी उसके जो आमराना किरदार पर आईना दिखाया है। शर्मिंदगी ज़रूर हुई होगी कि ये क्या हुआ है, पीपल्स पार्टी ने उधर इजाज़त दे दी है और सड़कें खुली रखी हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी पीपल्स पार्टी थोड़ी सी नून लीग के साथ शरारत कर गई। अब 2 अक्टूबर को मुल्तान, फैसलाबाद और मियाँ वाली में होने वाले एहतजाज पे नज़र है और ये एहतजाज भी कामयाब हुआ जिसके इम्कानात अब मेरा ख्याल 150-200% है। अब जो भी एहतजाज हो कामयाब होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब जब इमरान खान साहब ने टी चौक की कॉल दे दी है, ये एक बहुत बड़ा तुरप का पत्ता है, बहुत बड़ा और बहुत टाइमली कॉल दी है, बहुत टाइमली। यानी सारे इमरान खान ने अगर मगर इफ़ एंड बट जो हैं वो लपेट के साइड पे रख दिए हैं। उन्होंने कहा कि जी अब मैदान अमल में आने का वक्त है और बुज़दिल लोग पीछे हट जाए। खान साहब ने पार्टी क़यादत को तलब किया, रावलपिंडी एहतजाज क्यों रोका ये पूछा और ज़राए के मुताबिक खान साहब का कहना है कि जिस किसी ने भी रावलपिंडी का एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया है वो बुज़दिल है और इसका तयन करके इसके ख़िलाफ़ शो काज नोटिस जारी किया जाए। जिसके बाद खान साहब ने हिदायत दी कि अगले जुमे यानी 4 अक्टूबर को डी चौक में दमादम मस कलंदर होगा। और उन्होंने बिल्कुल सारे, जैसे मैंने कहा ना, इफ एंड बट फाड़ के रख दिया। उन्होंने कहा कि जो मर्जी हो जाए, चाहे 2 दिन लग जाए आपको डी चौक पहुंचने में, पहुंचना ज़रूर है। हालात के पेश नज़र खान साहब इस वक्त बहुत जारहाना मूड में है क्योंकि खान साहब को जो इत्तला मिली है वो ये है कि अगर ये 7 या 8 तारीख को जो है ये आइनी तरमीम की तरफ जाएंगे। मेरी ज़ाती जो इस हवाले से मैंने आपको गुज़िश्ता रोज़ के वीलॉग में एक दिन पहले ख़बर दी थी कि इतवार को होने वाला ये इजलास जो है इस ज़मन में फ़ैसला कुन किरदार अदा करेगा कि हुकूमत इससे पीछे हट गई है या नहीं। वो एक दिन के लिए वो मुलाकात, जो अहम मुलाकात है, वो मौखर हुई है और मेरा ख़्याल है कि पीर की दोपहर तक अब उस मुलाकात का अहवाल जो है वो आपके गोश गुजार कर सकूँगा मैं। तो इस वक्त खान साहब जो है उन्होंने पार्टी कायदीन को हुक्म दे दिया है कि 2 अक्टूबर को मियाँ वाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में एहतजाज किया जाए। अच्छा, उसे मुल्तान में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान मैच की वजह से पहले 2 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस ले ली गई है और इसके साथ ही 5 अक्टूबर को फिर मीनार पाकिस्तान के पर एहतजाज की कॉल दी गई है। ये भी एक बड़ा टेस्टिंग पॉइंट होगा पीटीआई के लिए। अगर ये मीनार पाकिस्तान पे लोग जमा करने में कामयाब हो जाते हैं तो नाजरीन, असल बात यह है कि इस वक्त लोगों की मूवमेंट शुरू हो गई है। वही जो मैं बार बार कहता हूँ, खौफ का बुत जो है वो टूट ही नहीं गया, वो रेज़ा रेज़ा हो गया। अब दोबारा आज आपने सुनी होंगी ख़बरें कि बार बार टीवी स्क्रीन पे ये ख़बरें जो हैं वो चलवाई जा रही हैं कि जी दहशतगर्दी के पर्चे होंगे और ये होगा और वो होगा, और बल्कि बगावत के पर्चे होंगे। बगावत का पर्चा तो इस सेटअप ने, इस हुकूमत ने बच्चों का खेल बना दिया है। मेरा ख्याल है कि अगर पीटीआई के लोग जो हैं वो अब ये कहना इशारा भी तोड़ेंगे ना, ट्रैफिक सिग्नल को भी वायलेट करेंगे, तो भी शायद पहला पर्चा उन पे बगावत का ही होगा। बगावत के पर्चे की जो दहशत है वो भी ख़त्म कर दी है इन्होंने। हर बंदा जो पीटीआई के कायदीन में से हर बंदा ये कहता हो वो लिफ्ट ही नहीं कराता। इतना आप लोगों ने मजाक बना के रख दिया बगावत के पर्चे को, दहशतगर्दी के पर्चों को, मुकदमों को। आपने खुद उनकी जो एक खौफ था, दहशत थी, वो खुद ख़त्म कर दी है। अच्छा नाजरीन, अब आते हैं जी वज़ीर आला बनने के बाद मरियम नवाज़ साहबा ने पंजाब असम्बली में तकरीर करते हुए, आपको याद अगर करें तो उन्होंने बड़े पुरजोश अंदाज में कहा था अपनी पहली तकरीर में, ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, अगर ख़वातीन को हरासा किया गया तो वो उसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त मामला उनकी अपनी ख़वातीन का था। इस बयान को ज़हन में रखते हुए 3 ख़बरें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी सुन लें, जिससे पता चलता है कि रेड लाइन कहाँ गई, रेड लाइन ग्रीन लाइन कैसे होगी। पहली खबर तो ये है कि पंजाब पुलिस ने पिंडी से एक 80 साला खातून को गिरफ़्तार किया। जुर्म भी सुन लें, ये खातून पेशावर से किसी मज़ार पर फातिहा के लिए आई थी और जब इन्हें पता चला कि पिंडी में एहतजाज हो रहा है तो वो भी उसमें शामिल हो गई और एहतजाज करने वालों की कामयाबी के लिए दुआएं करने लगी। 80 साला रोशन जहाँ जो थी उन पर दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया 80 साला खातून के खिलाफ। ऑफ माय गुडनेस। और उसके बाद उन्हें अदालत में पेश करके उनका जिस्मानी रिमांड भी हासिल किया गया। फिर बता रहा हूँ 80 साला खातून।
इत्तफाक कहें या संगदिली कहें, रिमांड देने वाली मैजिस्ट्रेट भी एक खातून है। पूछना सिर्फ यही है कि वज़ीर आला साहब, रेड लाइन कहाँ गई आपकी? क्या अगर कोई खातून पीटीआई के साथ वाबस्तगी ज़ाहिर करे तो उसके बुनियादी हकूक़ जो है खातून होने की हैसियत से वो सल्ब हो जाते हैं? या फिर वज़ीर आला पंजाब खुल कर ये ऐलान कर दें कि पीटीआई की ख़वातीन की जान, माल, इज़्ज़त और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ अब स्टेट की ज़िम्मेदारी नहीं रही, और मेरी जो रेड लाइन है वो पीटीआई की ख़वातीन नहीं है, खुल के फिर बात कर दें। अब पंजाब पुलिस भी कमाल किया, पंजाब पुलिस ने पिछले 2 बरसों के दौरान। मतलब आप देखें कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जितने भी पंजाब के इश्तिहारी मुजरमान हैं जो अरसा दराज से पंजाब पुलिस के काबू में नहीं आ रहे, अगर एक काम आप करें, फ़ौरन उन जितने भी इश्तिहारी हैं, नामी ग्रामी इश्तिहारी हैं जिनसे पुलिस भी डरती थी, अगर उनके मुकदमात में सिर्फ एक शेक का इजाफा कर दिया जाए, उनके खिलाफ जो FIRs है उसमें सिर्फ एक शेक का इजाफा कर दिया जाए कि इनकी गाड़ियों पे पीटीआई के परचम देखे गए हैं, तो बड़े से बड़ा इश्तिहारी, चाहे वो 20 साल से मफरूर है, मेरा ख्याल वो ज़मीन की 7 तहों में छुपा हुआ है, 4 घंटे के अंदर अंदर पंजाब पुलिस ना गिरफ्तार कर ले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। सिर्फ पीटीआई के साथ उसका ताल्लुक इश्तिहारियों का ज़ाहिर कर दिया। अच्छा नाज़रीन, दूसरी खबर खातून के हवाले से ये है कि जेल में इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, जो पहले ही शदीद अजियतें इंतहाई दिलेरी के साथ, जुर्रतमंदी के साथ बर्दाश्त कर रही हैं, हालांकि उन पर मुकदमा, तमाम मुकदमा जो हैं वो परले दर्जे के 3rd ग्रेड बोगस और जाली हैं, फिर भी हुकूमत उन पर हर तरह का सितम कर रही है, और मकसद आपको भी पता है कि खान साहब को तकलीफ़ पहुंचाई जाए। अब जेल से उनके बारे में ताज़ा तरीन खबर ये है कि बुशरा बीबी के बालों की तलाशी ली गई है। आधी रात को जगा के, उनकी बहन लिखती हैं, आधी रात को जगा के उनके बालों की तलाशी, उनके बाल खुलवाए गए। वो इस खौफ से यानी अपना चेहरा यानी छुपा के यानी अबाया पहन के सोती हैं कि उनको ये डर है कि सोते हुए भी उनकी वीडियोस बनाई जा रही होंगी। तो वो खातून बुशरा बीबी जो हैं वो यानी हद है, वैसे यकीन नहीं आता। इन जुल्म की, इन मजालिम की तफसील बयान करते जाएं, सुनते जाएं, तो ना सुनाने वाले को यकीन आ रहा होता है और ना सुनने वाले को यकीन आ रहा होता है कि इस हद तक भी कोई गिर सकता है। अब ज़राए का ये कहना है कि ये पहली बार नहीं हुआ कि बुशरा बीबी के बालों की तलाशी ली गई हो, इसको मामूल बना लिया गया। क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया, बुशरा बीबी की बहन ने ट्वीट करके बताया कि उनका हिजाब उतरवा के उनकी तलाशी का मतलब ये है कोई उनकी वीडियो बनाना चाहता। उनका मतलब कहना यह है कि हुकाम में कहीं कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो ये देखने का ख्वाहिशमंद है कि बुशरा बीबी जेल में 8 माह गुजारने के बाद कैसी दिख रही हैं। अब कहना यह था कि बुशरा बीबी भी एक खातून है, सिर्फ इमरान खान से ताल्लुक़ की वजह से उनके तमाम जो नस्वानी हकूक़ हैं वो सल्ब कर लिए गए हैं। वो फिर रेड लाइन, फिर यहाँ पे ग्रीन लाइन हो गई है। ये सवाल इसलिए भी अहम है कि कल कोई औरत कार्ड खेलना चाहे तो उसे बताया जा सके कि औरत की हुकूमत में औरतें किस तरह जुल्म का शिकार होती रहीं। तीसरी खबर सरगोदा से आई, जहाँ 15 साल मैट्रिक की तालबा को एक ASI ने अपने साथी एहलकारों की मदद से ज़्यादती का निशाना बनाया। इस लड़की का बाप पुलिस की हिरासत पे है। ASI ने बाप से उसकी बेटी का फ़ोन नंबर लिया और उसे कॉल करके थाने बुलाया। उसे कहा कि उससे केस के सिलसिले में बात करनी है। जब लड़की आई तो उससे ज़्यादती का निशाना बना डाला। वज़ीर आला साहब, इस लड़की को इंसाफ दिला दें। ये तो PTI की कारकुन नहीं है, इसके बाप का भी PTI से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपने ख़वातीन को अपनी रेड लाइन करार दिया था। आपकी रेड लाइन बार बार तोड़ी जा रही है, काटी जा रही है, मगर आप खामोश हैं। ये खामोशी कब तक? बता दें एक दफ़ा हमें। और नाज़रीन, आखिर में ये भी सुन लें, तोशाखाना 2 रेफरेंस में बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 2 अक्टूबर की तारीख़ मुकर्रर कर दी। हालांकि एक तोशाखाना के 2 मुकदमात बनाने का एजाज़ हासिल किया है, एक ही केस के 2 हिस्से जो कभी कानूनी तौर पे, आइनी दस्तूरी तौर पे नहीं बन सकते, लेकिन इस हुकूमत ने, इस सेटअप ने यह भी बना डाला। बुशरा बीबी 7 महीने से कैद है। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम बहाली फ़ैसले के बाद इस केस को वैसे ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, मगर जज शाहरुख अर्जुमन ने ज़मानत की दरख्वास्तें
मुस्तरद कर दी। ये वो जज है जो जज शाहरुख अर्जमन है, जो 2 माह तक इद्दत केस सुनते रहे और फिर फ़ैसला महफूज कर लिया, और जब फ़ैसला सुनाने का दिन आया तो मिली भगत के मुताबिक केस दोबारा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज दिया गया, और ये जज एक बार फिर पता नहीं किसकी तवक्कुआत पे पूरा उतरा। मगर ये केस भी आप देख लेंगे कि आला अदालत में 2 या 3 तारीख़ों से ज़्यादा ठहर नहीं पाएगा। नाज़रीन, इसके साथ ही आज की आखिरी बात, हमें मायूस मगर इतने भी मायूस नहीं, हमें मायूस मगर इतने भी मायूस नहीं, एक ना एक दिन तो ये अश्कों की लड़ी टूटेगी, एक ना एक दिन तो छटेंगे ये गमों के बादल, एक ना एक दिन तो छटेंगे ये गमों के बादल, एक ना एक दिन तो उजाले की किरण फूटेगी, एक ना एक दिन तो उजाले की किरण फूटेगी। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।